जय हिंद। मैं हूं अरुण और ये हमारा तीसरा वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है भारत में डचों का आगमन, ऑलरेडी हम पुर्तगालियों का आगमन और यूरोपीय किस कारण के किस वजह रही थी उस टाइम पे, ऐसी कौन सा घटनाक्रम था जिसकी वजह से यूरोपियों को भारत में आना पड़ा व्यापार करने के लिए। ये सब डिस्कशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की जो हमारी पहला और दूसरा वीडियो बना है, ये हमारा तीसरा पार्ट है, नंबर 3। तो इससे पहले अगर आप नंबर 1 और नंबर 2 लेसन को देख लेंगे तो आपको ये लेसन ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत में डचों का आगमन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। भारत में डचों का आगमन। तो देखिए, अभी तक हमने देखा है कि ये है यूरोप, और यूरोप में दो छोटे छोटे देश हैं यहाँ पे पश्चिमी यूरोप में। ये है पुर्तगाल, ये है स्पेन। स्पेन से एक यात्री निकलता है भारत की खोज में, कोलंबस, 1794 में, और वो पहुंच जाता है अमेरिका, और अमेरिका की खोज हो जाती है। और पुर्तगाल से आता है वास्को डी गामा। ये मैंने 1794 नहीं, 1494 में कोलंबस निकलता है स्पेन से और अमेरिका खोज लेता है। और पुर्तगाल से निकलता है वास्को डी गामा, जो भारत पहुंच जाता है कालीकट के तट पर वाया केप ऑफ गुड होप। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डच। डच भारत में कब आते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, पुर्तगाली वाला। डच आते हैं भारत में 1595 में। ठीक है, ये आगमन का क्रम है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच। ठीक है, तो आज हमारा विषय है भारत में डचों का आगमन। वो कौन सी घटनाएं थीं जिसकी वजह से डचों को भारत आना पड़ा, और उस टाइम पे क्या क्या घटनाक्रम हुआ, ये हम डिटेल से जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा ये। इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए। 2-4 क्वेश्चन भी मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत में डचों का आगमन। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो डच हैं, ये डच हैं कौन, डच किन का नाम है डच। तो देखिए, एक नीदरलैंड देश है जिसे हम बोलते हैं, हॉलैंड भी बोलते थे। जो नीदरलैंड का उत्तरी वाला भाग है, अभी मैप में देखेंगे, उसे बोलते हैं हम हॉलैंड। तो डच जो थे वो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। ठीक है, नीदरलैंड के निवासियों को बोला जाता है डच। और डच भारत में कब आते हैं, 1595 में आते हैं। भारत में भी आते हैं और मेनली इनका फोकस इंडोनेशिया पे था। ठीक है, ये मेनली इंडोनेशिया में आते हैं, जिसे हम स्पाइस आइलैंड भी बोलते हैं। ठीक है, और भारत में जो पहली कोठी बनाते हैं, पहली फैक्ट्री बनाते हैं, पहला व्यापारिक केंद्र बनाते हैं, वो बनाते हैं मूसलीपट्टनम में। कोशिश तो करते हैं पहली फैक्ट्री कोचीन में बनाने की, लेकिन वहाँ पे जो है पहले से ही पुर्तगाली हैं, वो इनको हरा देते हैं। और ये मूसलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में एक जगह है, मूसलीपट्टनम, ठीक है, कोरोमंडल तट पे, वहाँ पे ये क्या है, अपनी पहली फैक्ट्री लगा देते हैं मूसलीपट्टनम में 1605 में। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि डचों ने पहली कोठी कहाँ पे बनाई थी, फैक्ट्री कहाँ पे बनाई थी। तो मूसलीपट्टनम 1605, ये वाली सन भी याद रखिएगा और ये वाली सन भी याद रखिएगा। डच किन्हें कहते हैं, नीदरलैंड के निवासियों कहते हैं। ठीक है, देखिए ये है यहाँ पे जो आपको रेड कलर से दिख रहा है, ये नीदरलैंड, इसको मार्क कर लेते हैं। ये वाला देश है नीदरलैंड। ठीक है, ये हमारा जो मैप है, ये हमारा उत्तरी पश्चिमी यूरोप का मैप है। ठीक है, इधर यहाँ पे आप देखेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर, नीचे आपको दिखेगा भूमध्य सागर, और यहाँ पे है उत्तरी सागर। ठीक है, ये ठीक है, आपके समझ में आ रहा है। ये पुर्तगाल, जो पुर्तगाली भारत में ऑलरेडी आ चुके हैं। स्पेन, जिन्होंने कोशिश करी थी, लेकिन स्पेन वाला जो वास्को डी जो कोलंबस था, वो अमेरिका पहुंच गया था रास्ता भटक के। ठीक है, ये यहाँ पे जो ये रास्ता है बीच में, ये ऊपर यूनाइटेड किंगडम है, जिसे हम इंग्लैंड कहते हैं। ये आयरलैंड भी इसी का हिस्सा हुआ करता था उस टाइम पे। ये वर्तमान मैप है, आधुनिक मैप है। तो ये है हमारा इंग्लैंड, ये आयरलैंड है। ठीक है, ये फ्रांस है, और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो पतला सा आपको चैनल दिख रहा है, इसे हम कहते हैं इंग्लिश चैनल। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंग्लिश चैनल। और इंग्लिश चैनल के आगे ही उत्तरी सागर में तट पर आता है एक देश जिसका नाम है, ये है नीदरलैंड। ऊपर इसके डेनमार्क रह जाता है। ठीक है, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया और पोलैंड, यहाँ पे और भी देश हैं। तो ठीक है, ये हम अभी हमारा मेन फोकस है नीदरलैंड, जहाँ के निवासियों को कहते हैं हम डच। ठीक है, और नीदरलैंड की जो राजधानी है उसका नाम है एम्स्टर्डम। क्या नाम है, एम्स्टर्डम। इंपॉर्टेंट है एम्स्टर्डम, जो कि एक बंदरगाह है, और एक दूसरा बंदरगाह भी यहाँ पे जिसका नाम है रोटरडम। देखिए, जहाँ पे एक लिखा है वो रोटरडम है, और जहाँ पे 2 लिखा है वो एम्स्टर्डम है। और दोनों ही क्या है, दोनों ही बंदरगाह हैं, पोर्ट है और मेन पोर्ट है। आज भी यूरोप के ये एक मेन पोर्ट है, यहाँ से बहुत सारा बिजनेस होता है। विश्व के भी जो बिजिएस्ट पोर्ट है उनमें जो बंदरगाह हैं बिजी वाले, उनमें इनका नाम है। क्योंकि जो ये हमारा रोटरडम है, यहाँ पे रोटरडम जो है, ये राइन नदी, जो यूरोप में एक राइन नदी बहती है, उसके मुहाने पर है रोटरडम। तो रोटरडम से सामान जो है थ्रू राइन नदी पूरे यूरोप में भेजा जा सकता है। ठीक है, पूरे यूरोप में भेजा सकता है। कहाँ से, रोटरडम से। ये इसकी एक इम्पोर्टेंस है, स्थानीय महत्व है। कहाँ पे है ये उत्तरी सागर में, उत्तरी सागर में। ठीक है, ये मैप आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। और देखिए, यहाँ पे पुर्तगाल है, पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन।
तो जो नीदरलैंड वाले थे वो क्या करते थे, देखिए पुर्तगाल बिजनेस कर रहा है, पुर्तगाल भारत में पहुंच गया है 1498 में, और 1503 में कोठी भी बना ली है कोचीन में, ठीक है। तो कोचीन से जब ये मसाले लेके आ रहे हैं यहाँ पे पुर्तगाल वाले, तो नीदरलैंड वाले क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि स्पेन का जो आधिपत्य है वो पुर्तगाल के ऊपर हो जाता है, ठीक है। और जब पुर्तगाल के ऊपर आधिपत्य हो जाता है, लेकिन इनकी जो नौसेना है वो इतनी कुशल है कि ये इस रास्ते से, समुद्री रास्ते से पहुंच सकते हैं। किस रास्ते से, देखिए इस रास्ते से, जो पुर्तगाल वाले हैं वो इस रास्ते से होके भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा इधर एक देश मैंने आपको बताया नीदरलैंड, उसकी जो नौसेना है वो इतनी कुशल नहीं है कि वो इस रास्ते से होके, ना तो उनके पास जहाज़ हैं ऐसे कि इस रास्ते से होके वो भारत के साथ व्यापार करने लगें। तो वो क्या कर रहे हैं नीदरलैंड वाले, यहाँ जाते हैं पुर्तगाल, और पुर्तगाल में लिस्बन जो है, लिस्बन से मसाले या जो भी सामान भारत से लेके आए हैं वो लेते हैं, उसको थ्रू दिस रास्ता इंग्लिश चैनल से होते हुए हमारे रोटरडम तक और एम्स्टर्डम तक लाते हैं, और उसके बाद राइन नदी के थ्रू पूरे यूरोप में इसको बेच देते हैं, और उसी के थ्रू ये क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, यहीं से व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से सामान ले रहे हैं और उसको इधर बेच दे रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, इनको प्रॉफिट हो रहा है। पुर्तगाल जो भारत से व्यापार कर रहा है, और ये जो पूरे यूरोप के लिए नीदरलैंड कर रहा है पुर्तगाल से व्यापार, ठीक है। तो ये व्यापार कर रहे हैं कौन, नीदरलैंड वाले। किस समय की बात है ये, 14वीं शताब्दी की, ठीक है। 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी की 1503 में जो हमारी कोठी बनी थी, उसके बाद ये बिजनेस जो ऐसा इस तरह से यहाँ पे चल रहा है। फिर क्या होता है, देखिए नीदरलैंड जिसके निवासी हैं डच, वो लिस्बन पुर्तगाल से मसाले लेते हैं। मैंने आपको बताया पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। लिस्बन पुर्तगाल से मसाले लेते हैं, लेके कहाँ आते हैं, थ्रू इंग्लिश चैनल एम्स्टर्डम और रोटरडम में लाते हैं, और राइन नदी के थ्रू पूरे यूरोप में बेच देते हैं, और इससे उनको होता है प्रॉफिट। तो धीरे धीरे इस प्रॉफिट से ये क्या करते हैं, जब ये व्यापार कर रहे हैं तो उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होने से ये क्या कर रहे हैं, एक नौसेना तैयार कर रहे हैं, अपनी नौसेना तैयार कर रहे हैं और जलयान बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि हम भी भारत से, अगर हम ये सारा चीज़ें जो हम खरीद कर ला रहे हैं पुर्तगाल से, पुर्तगाल की जो कैपिटल है हमारी लिस्बन से खरीद के ला रहे हैं, अगर हम सीधा भारत से ही ये व्यापार शुरू कर दें तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, बहुत ज़्यादा हमारा बिजनेस फले फूलेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस व्यापार से जो इन्हें फ़ायदा हो रहा है, पैसा मिल रहा है, उस पैसे से ये नौसेना तैयार कर रहे हैं अपनी। और धीरे धीरे क्या होता है, 1500 के जो ईस्वी हमारी 16वीं शताब्दी, उसके अंत तक आते आते पुर्तगाल का हो जाता है पतन, ठीक है। जब पुर्तगाल का पतन होने लगता है, क्योंकि 1480 में पुर्तगाल पर जो हो जाता है स्पेन का आधिपत्य हो जाता है, तो पुर्तगालियों का पतन हो जाता है भारत में। जब पुर्तगालियों का पतन होता है तो उस मौके का फ़ायदा उठाता है कौन, उस मौके का फ़ायदा उठाता है डच, और डच सीधे पहुंच जाते हैं भारत व्यापार करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी नौसेना जो है वो इतनी मजबूत कर ली है इस वाले बिजनेस से। तो 1595-96 में भारत और इंडोनेशिया में पहुंच जाते हैं डच। कहाँ पहुंच गए हैं अभी ये, इंडोनेशिया में प्लस भारत में। भारत में कुछ व्यापारियों से मिलते हैं 1595-96 में डच, और लेकिन वहाँ पे उन्होंने अभी बिजनेस शुरू नहीं किया है, पहुँच जाते हैं इंडोनेशिया। इनका मेन फोकस इंडोनेशिया है, क्योंकि जो मेन स्पाइस है, जो मेन मसाले हैं वो इंडोनेशिया के ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। इंडोनेशिया में ज़्यादा अच्छे मसाले पैदा होते हैं, तो इनका मेन फोकस जो डचों का है वो इंडोनेशिया पे है। लेकिन उस टाइम पे भारत के व्यापारियों से भी मिलते हैं। और जो सबसे पहला व्यक्ति आता है डचों का भारत के तट पर, या इंडोनेशिया भी आप कहें, उसका नाम है कार्निलस दे हस्तमान। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, कार्निलस दे हस्तमान, और जिसे हम हाउटमैन भी कहते हैं। हाउटमैन या कार्निलस दे हस्तमान सबसे पहला व्यक्ति है जो भारत में आता है डच का 1595-96 में। और मेन फोकस है अभी यहाँ पे इनका इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया का है, ये देखिए, ये वाला जो दी जगह आपको दिख रही है सुमात्रा है, सुमात्रा जावा, ये वाले जो द्वीप है नीचे वाले, ये है इंडोनेशिया, और ऊपर है मलाया, इसको मलाया कहा जाएगा, सिलोन कहा जाएगा, और ये रहा हमारा प्यारा भारत। तो इस वाली जगह पर इनका फोकस है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमारी मलक्का की वाटर स्टेट है, मलाया जल संधि, क्योंकि ये मलेशिया है तो इसको मलाया जल संधि बोला जाता था, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, और 1602 में क्या होता है कि एक कंपनी की स्थापना कर देते हैं, कौन, डच। और इस बार पुर्तगाली साम्राज्य कंपनी नहीं होती, इस बार ये कंपनी जो बनाते हैं वो सरकार के देखरेख में कंपनी का निर्माण करते हैं। 1602 में बनाते हैं डच कंपनी, उस कंपनी का नाम होता है वारिंग दे ओस्ट इंडीज़। देखिए अजीब सा नाम होते हैं इनके, वारिंग दे ओस्ट इंडीज़, वारिंग दे ओस्ट इंडीज़, वारिंग दे ओस्ट इंडीज़, इस नाम की कंपनी का निर्माण करते हैं। इसका मतलब होता है, ये वहाँ की डच लोकल भाषा में ये है वारिंग दे ओस्ट इंडीज़, इसका मतलब होता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ, ये ईस्ट है,
यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड का निर्माण करते हैं और इस कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, गवर्नमेंट भी और आम आदमी भी। शेयर होल्डर मिलकर इस कंपनी का निर्माण करते हैं। किसका? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड या वेरिंगदे ओस्ट इंडीज कंपनीज, वेरिंगदे ओस्ट इंडीज कंपनी। और ये कंपनी क्या होती है? यूरोप में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी बन जाती है। 18% एनुअल रिटर्न देती है 12 वर्षों तक। देखिए कितनी कमाई करके दे रही है, कितना मुनाफा कमा रही है। इतनी कमाई करने वाली यूरोप की इकलौती कंपनी है कौन सी? ये वाली नीदरलैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर क्या होता है कि जो डच संसद है, डच की जो डच सांसद ये नीदरलैंड की जो संसद है वो एक चार्टर बनाती है, एक अधिनियम बनाती है और अधिनियम के तहत इस कंपनी को वेरिंगदे ओस्ट इंडीज़ या नीदरलैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ अधिकार दे देती है जो कि पुर्तगाल के पास नहीं थे। पुर्तगाली कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया, उसके पास ये अधिकार नहीं थे। क्या क्या अधिकार मिल जाते हैं इन्हें? व्यापार का अधिकार, तो व्यापार करने आए तो भारत के साथ व्यापार का अधिकार तो है ही, उसके साथ साथ इनको कुछ अधिकार मिलते हैं। युद्ध का अधिकार, देखिए ये कंपनी किसी के साथ भी युद्ध कर लेती है, यह सरकार ने इनको अधिकार दे दिया है। और संधियाँ भी कर सकती है, किसी शासक के साथ संधियों का अधिकार इनको है। प्लस किसी जगह को जीतने और वहाँ पे किले बनाने का अधिकार भी एक चार्टर के तहत दे दिया जाता है डच कंपनी को। ठीक है, तो इतने सारे अधिकार लेकर भी डच कंपनी आती है भारत या इंडोनेशिया में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? मलक्का का जो मलक्का जलडमरू मध्य है या मलाया में जो मलक्का जलडमरू मध्य है, ये वाला, ये है मलक्का जलडमरू मध्य, मलक्का वाटर स्टेट। ठीक है, ये वाली जिसे एशिया का द्वार भी कहते हैं, उसको जो है पुर्तगाल को हरा देते हैं। कौन? डच उस वहाँ पे पुर्तगाल को हरा देते हैं और वहाँ पे अपना कब्जा कर लेते हैं इंडोनेशिया पे, स्पाइस आइलैंड पे। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? जब 1600 में अंग्रेज आते हैं और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो वो भी कोशिश करती है, पुर्तगाल को तो हरा दिया, डचों को हराने के। डचों का कब्जा हो गया तो 1623 में अंग्रेज भी कोशिश करते हैं कि वो मलाया को या मलेशिया को या मलक्का जलडमरू मध्य को अपने कब्जे में ले लें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। डच अंग्रेजों को भी हरा देते हैं और उसके बाद 1658 में डच क्या करते हैं? श्रीलंका, जिसे हम सिलोन कहते हैं, उसको भी पुर्तगालों को वहाँ से खदेड़ देते हैं। तो देखिए अभी जो डच हैं वो कहाँ कहाँ हैं? डचों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया है और 1658 में जो श्रीलंका है इस पर भी कब्जा कर लेते हैं डच। ठीक है, 1658 में श्रीलंका पर भी कब्जा कर लेते हैं, पुर्तगाल को हरा देते हैं। ठीक है, डचों का कब्जा हो जाता है। हम भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत में पहली कोठी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, मूसलीपट्टनम में, हम अभी देखेंगे मैप में कहाँ है ये। भारत में पहली कोठी जो डच बनाते हैं वो मूसलीपट्टनम में बनाते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में जगह है। मूसलीपट्टनम में डच भारत में पहली कोठी बनाते हैं। पुर्तगाली कहाँ बनाते हैं? पुर्तगाली कोचीन में बनाते हैं। और ये डच कहाँ बनाते हैं? डच बनाते हैं मूसलीपट्टनम में। उसके अलावा भी कुछ जगहों पे अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं। कहाँ कहाँ पे स्थापित कर लेते हैं? देखिए सूरत, भड़ोच, कैम्बे और अहमदाबाद, ये गुजरात की सारी जगहें। नाम याद रखिएगा, सूरत, भड़ोच, कैम्बे और अहमदाबाद गुजरात में अपनी कोठियाँ स्थापित कर लेते हैं। कोचीन जो कि केरल में है, वहाँ से भी पुर्तगालियों को हरा देते हैं, वहाँ भी अपनी कोठी स्थापित कर लेते हैं। नागपट्टनम जो कि मद्रास में है, वहाँ पे अपनी कोठी स्थापित कर लेते हैं। चिंसुरा बंगाल में अपनी कोठी स्थापित कर लेते हैं और पटना और आगरा में भी अपनी कोठी स्थापित कर लेते हैं। कौन? डच। देखिए मैप में समझ लेते हैं, मैप में भी समझेंगे ये सब कहाँ हैं। देखिए मेनली इंडोनेशिया में क्या करते हैं? जब इंडोनेशिया में आते हैं 1602 में और वहाँ से पुर्तगालियों को हरा देते हैं, तो इंडोनेशिया में एक शहर है, एक जगह का नाम है वांडम शहर। तो वांडम शहर इंडोनेशिया पे स्पाइस आइलैंड पे कब्जा करने के बाद वहाँ पे एक शहर है, खंडरों का द्वीप होता है, वहाँ पे एक शहर बसाते हैं। उस शहर का नाम है वांडम शहर। तो उस वांडम शहर से ये उसको बना लेते हैं अपना हेडक्वार्टर, व्यापार का हेडक्वार्टर। चाहे भारत के साथ व्यापार हो रहा हो, चाहे इंडोनेशिया के साथ व्यापार हो रहा हो, यहीं पर रिपोर्ट दी जाती है। इनका हेडक्वार्टर यही है, वांडम शहर। ठीक है, इनका हेडक्वार्टर जो बिजनेस का था डचों का, वो इंडोनेशिया में वांडम शहर था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंडोनेशिया के साथ ये मसालों का व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मसाले अच्छे पैदा होते हैं। और भारत के साथ किस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं ये? तो भारत के साथ ये वस्त्रों का व्यापार कर रहे हैं, रेशमी वस्त्रों का। अफीम का व्यापार कर रहे हैं भारत के साथ, नील का व्यापार कर रहे हैं, प्लस सोरे का व्यापार कर रहे हैं। सोरा गन्ने से बनने वाला सीरा होता है, सोरे का व्यापार कर रहे हैं, अफीम का व्यापार कर रहे हैं, वस्त्रों का व्यापार कर रहे हैं, प्लस नील का व्यापार करते हैं भारत के साथ। कौन? डच। अभी इस मैप में हम समझेंगे। देखिए ये पूरा मैप है भारत में। डच जो है भारत में कहाँ कहाँ जाते हैं, उसके साथ ही मैंने आपको बताया जो डच हैं वो 18% रिटर्न एनुअली देने वाली कंपनी बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि देखिए वो यूरोप के साथ तो व्यापार कर ही रही है। डच जो है यहाँ से सामान खरीद के यूरोप में तो बेच ही रहे हैं, पुर्तगाली भी सामान खरीद के यूरोप में बेच रहे हैं। प्लस ये क्या करते हैं, जो इन्होंने मलक्का पर कब्जा किया हुआ है, मलक्का वाटर स्टेट पर, वहाँ से ये पहुँच जाते हैं और पूर्व की साइड के जो देश बच गए हैं, कौन कौन से? कंबोडिया, जापान, चीन और वियतनाम तक बिजनेस कर रहे हैं, भारत से खरीद रहे हैं,
कंबोडिया, जापान, चीन और वियतनाम में जाके बेच रहे हैं, वहाँ से सामान खरीद रहे हैं, भारत में बेच रहे हैं और फिर यूरोप ले जा रहे हैं। तो ये अपना ट्राइंगल में बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए इनका बिजनेस इतना ज़्यादा रिटर्न देने वाली ये कंपनी बन जाती है। तो ये मैप थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, इसको हम 2 टुकड़ों में यहाँ से अलग अलग करके समझते हैं। देखिए नीचे वाला हिस्सा हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम देखेंगे सिलोन, ये सिलोन श्रीलंका है। यहाँ 1658 में कब्जा हो जाता है, 1658 में कब्जा हो जाता है किसका? डचों का, सिलोन में। भारत में सबसे पहले कहाँ आते हैं? मूसलीपट्टनम में आते हैं 1605 में। मूसलीपट्टनम, यहाँ पे मूसलीपट्टनम है, ये आंध्र प्रदेश वाली जगह है। मूसलीपट्टनम में 1605 में आते हैं। मूसलीपट्टनम में क्या करते हैं? नील का व्यापार करते हैं मेनली। और भारत में ये एक ही किला बनाते हैं जिसे हम कहते हैं गैलरिया का किला। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। भारत में केवल एक ही कोठी का निर्माण करते हैं, किले का निर्माण। कोठियाँ तो मतलब कई व्यापारिक केंद्र तो कई सारे हैं, लेकिन किले का एक ही निर्माण करते हैं, क्योंकि इनके पास किले बनाने का अधिकार भी है, चार्टर इनके पास है। तो भारत में जो एक किला बनाते हैं डच, उसका नाम है गैलरिया का किला, जो कि मूसलीपट्टनम में है, गैलरिया का किला। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? पुलिकट। पुलिकट कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। पुलिकट झील भी है। ठीक है। पुलिकट झील भी मैं आपको ज्योग्राफी में बता चुका हूँ। तो 1610 में क्या करते हैं? पुलिकट पर ये अपना अधिकार कर लेते हैं 1610 में। और पुलिकट से क्या काम करते हैं? वस्त्रों का बिजनेस करते हैं, वस्त्रों का बिजनेस करते हैं। और इनका भारत में मुख्यालय भी पुलिकट ही होता है। किला इनका गैलरिया, जो कि मूसलीपट्टनम में है, और इनका जो हेडक्वार्टर भारत में है, मेन हेडक्वार्टर जो है वो तो इनका यहाँ पे है। देखिए ये वांडम शहर इनका मेन हेडक्वार्टर है। भारत में भी बिजनेस हो रहा है तो रिपोर्ट वांडम शहर को ही करी जा रही है। उसके बाद डच जो व्यापार नीदरलैंड को कर रहे हैं, लेकिन भारत में जो इनका मुख्यालय है वो पुलिकट है। ठीक है। पुलिकट का है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर वाला क्षेत्र है। यहाँ पे एक बड़ी झील भी है, लेगून भी है। ठीक है। और श्रीहरिकोटा भी यहीं पर है। ठीक है। तो पुलिकट में 1610 में ये अधिकार कर लेते हैं और पुलिकट में कुछ चीज़ें बनाते हैं। एक बारूद का कारखाना लगा देते हैं पुलिकट में, टकसाल लगा देते हैं। टकसाल क्या होता है? सिक्के छापने, सिक्के बनाने वाली जो फैक्ट्री होती है उसको टकसाल कहते हैं। तो पुलिकट में ये सोने के सिक्के बनाते हैं, सोने के सिक्के बनाने की एक फैक्ट्री लगा देते हैं। टकसाल कहाँ? पुलिकट में ही, जो कि इनका हेडक्वार्टर भी है। और जो सोने के सिक्के बनाते हैं पुलिकट में, उसका नाम है पगोड़ा। उस सोने के सिक्के को कहा जाता है पगोड़ा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो पुलिकट पे ये 1610 में अधिकार कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए नागपट्टनम एक जगह है, कहाँ? तमिलनाडु में नागपट्टनम। वहाँ ये 1659 में अधिकार कर लेते हैं। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट खाली ये वाली इंपॉर्टेंट है, 1605। नागपट्टनम में इनका अधिकार हो जाता है। सिलोन में 1658 में, सिलोन में भी इनका अधिकार हो जाता है। श्रीलंका है, ये उड़ीसा के तट पर एक जगह है बालासोर। बालासोर, जहाँ से बालासोर से भी बिजनेस करते हैं। किस चीज़ का? बालासोर से बिजनेस करते हैं वस्त्रों का। तो बालासोर में भी इनका अधिकार हो जाता है। 1658 में बालासोर में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित कर देते हैं। और देखिए इतनी ज़्यादा इनका व्यापार फल फूल रहा है, इतना ज़्यादा ये कंपनी रिटर्न दे रही है कि 1750 आते आते, देखिए भारत में अंग्रेज 1600 में आ गए हैं, लेकिन जब 1750 तक आते आते भारत के व्यापार का पूरा अधिकार जो यूरोप के साथ हो रहा है, उसका 39%, जो व्यापार का जो 39% हिस्सा है वो केवल डचों के अधिकार में। इतनी बड़ी व्यापारिक कंपनी बन जाती है। भारत के साथ बिजनेस का 39%, या यूरोप का 39% बिजनेस जो हो रहा है भारत के साथ, उस पर केवल डचों का अधिकार है। ठीक है। तो 1750 तक डच बिजनेस में अंग्रेजों से आगे थे, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों ने बहुत सारी चालाकियाँ खेली, कुछ खेल खेले, जो हम ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन में पढ़ने वाले हैं अगले वाले चैप्टर में। तो उसके बाद अंग्रेज इनसे आगे निकल जाते हैं। तो हमने देख लिया कोचीन, यहाँ पे कौन कौन से इनके ठिकाने हैं, व्यापारिक केंद्र हैं। बालासोर, मूसलीपट्टनम, पुलिकट, नागपट्टनम और कोचीन, ये नाम एग्जाम में दिए जाते हैं। उत्तर भारत की तरफ चलेंगे तो हमने बालासोर तो यहाँ देख लिया। बालासोर क्या, बंगाल वाली जगह में कासिम बाजार पर ही अपना 1658 में कब्जा कर रहे हैं। 1658 में कई जगह कब्जा कर रहे हैं। बालासोर भी 1658 में आया है, कासिम बाजार भी 1658 में आ गए। और कासिम बाजार में एक फैक्ट्री लगा देते हैं रेशम की, रेशम चक्री लगा देते हैं। रेशम बनाने के लिए जो चक्री घुमाई जाती है, रेशम चक्री लगा देते हैं। कहाँ? कासिम बाजार में, बंगाल में। ठीक है। और यहाँ पे इनके मजदूर भी काम करते हैं। कहाँ पे? कासिम बाजार में। ऐसे ही 1658 में पटना पे कब्जा कर लेते हैं, पटना में व्यापारिक केंद्र बना लेते हैं। कब्जा का मतलब यहाँ जीतने से नहीं है, व्यापारिक केंद्र बनाने से है। और आगरा में भी एक व्यापारिक केंद्र बनाते हैं। एक बंगाल में और एक जगह है चिनसूरा, वहाँ 1653 में एक व्यापारिक केंद्र बनाते हैं। डेट कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट है। चिनसूरा में व्यापारिक केंद्र बनाते हैं। और चिनसूरा से ये रेशमी वस्त्रों का बिजनेस तो करते ही हैं, उसके साथ साथ अफीम और सोरे का व्यापार भी करते हैं चिनसूरा से। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अफीम प्लस सोरा। चिनसूरा जो कि बंगाल में एक जगह है। इसी तरह से गुजरात में कुछ जगहों पे अपने व्यापारिक केंद्र बनाते हैं। सूरत, भड़ोच, आम्बे और अहमदाबाद। सूरत, भड़ोच, आम्बे और अहमदाबाद। और सूरत में तो 1616 में आते हैं। और इनकी कंपनी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली जो जगह थी वो यही थी।
यहाँ से जो व्यापार कर रहे थे ये गुजरात के साथ डच, यहाँ से इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। अहमदाबाद, काम्बे, भड़ोच और सूरत, और यहाँ से ये सूती वस्त्रों का, रेशमी वस्त्रों का बिजनेस करते हैं। किसके साथ बिजनेस करते हैं? यूरोप के साथ। प्लस मैंने आपको बताया ये दूसरी साइड में भी चले गए हैं, कंबोडिया, जापान, चीन और वियतनाम, दोनों तरफ बिजनेस कर रहे हैं। तभी उनको 18% वार्षिक मुनाफा देने में कामयाब हो रहे हैं अपने शेयर होल्डर को। ठीक है, इतना बड़ा मुनाफा दे रहे हैं। 200 वर्षों तक यूरोप में सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली कंपनी थी कौन सी? नीदरलैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे जो बिजनेस हो रहा है वो सबसे ज़्यादा फायदा देने वाला बिजनेस साबित हो रहा है। किन के लिए? डचों के लिए। फिर क्या होता है, इनका पतन कैसे हो जाता है? देखिए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आ जाती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ रही है तो शुरू में क्या होता है कि डचों के केंद्र अलग हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के केंद्र व्यापारिक अलग हैं, लेकिन छोटी मोटी झड़पें इनके बीच में चल रही हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत अभी तक नहीं हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का फोकस इंडिया पे है और जबकि डचों का फोकस इंडोनेशिया पे है, लेकिन भारत में भी अलग अलग दोनों का बिजनेस चल रहा है। लेकिन एक इनके बीच में छोटी छोटी झड़पें होती रहती हैं, जो हम आने वाले चैप्टर में अलग अलग युद्ध पढ़ेंगे, लेकिन इनका फाइनल युद्ध होता है 1759। ये याद रखिए 1759 में बेदरा, बंगाल में एक जगह है बेदरा में डचों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक भयानक लड़ाई होती है। कब? 1759 में बेदरा का युद्ध, जो बंगाल में एक जगह है बेदरा। इंपॉर्टेंट है ये, हाईलाइट मैंने इसलिए किया हुआ है। 1759 में बंगाल में बेदरा नामक जगह पर डचों और ईस्ट इंडिया कंपनी, डचों और अंग्रेज़ों की एक भयानक लड़ाई होती है, जिसमें कि अंग्रेज़ जीत जाते हैं और डच हार जाते हैं। और जब डच हार जाते हैं तो जो अंग्रेज़ हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो नीदरलैंड वाले डचों पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा देती है, अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगा देती है, जिससे इनका व्यापार धीरे धीरे घटने लगता है। देखिए आप प्रतिबंध के साथ बिजनेस करेंगे तो बिजनेस उतना अच्छा नहीं होगा। प्लस इनके ऊपर प्रतिबंध लग गए हैं, लेकिन ये फिर भी 18% रिटर्न देना जारी रखते हैं, जिससे ये कंपनी जो है घाटे में चली जाती है और इनका धीरे धीरे पतन होने लगता है। और एक घटना और घट जाती है, क्योंकि इस टाइम पर यूरोप में भी युद्ध चल रहा होता है नीदरलैंड और इंग्लैंड के बीच में, जिसमें कि नीदरलैंड हार जाता है और एक संधि होती है अंग्रेज़ों के बीच में और नीदरलैंड के बीच में। पेरिस में एक संधि हो जाती है, पेरिस में एक संधि होती है 1795 में। ये वाली दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, 1759 और 1795। मैं मार्क कर दे रहा हूँ इनको, 1759 1795 पेरिस की संधि और बेदरा का युद्ध। ये दोनों ही चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरू में बताया था 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊँगा, एग्जाम में यही पूछी जाती हैं। तो जो पेरिस की संधि यूरोप में होती है, उस संधि के तहत ये डिसाइड करा जाता है कि जो भारत में जितने भी केंद्र हैं डचों के जितने भी केंद्र भारत में हैं, वो सारे के सारे डच जो अपने केंद्र हैं, व्यापारिक केंद्र हैं, कोठियाँ हैं, वो अंग्रेज़ों को सौंप देते हैं और भारत के व्यापारिक केंद्रों पर अंग्रेज़ों का संपूर्ण अधिकार हो जाता है। पुर्तगाली तो पहले ही कमज़ोर पड़ चुके हैं, बचते हैं फ्रांसीसी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में। तो 1795 में क्या है, पेरिस की संधि के अंतर्गत, पेरिस की संधि यूरोप में होती है, भारत में नहीं होती है। डच अपने सारे व्यापारिक केंद्र जो हैं, अपनी कोठियाँ जो हैं, वो अंग्रेज़ों को सौंप देते हैं। उसके बाद अंग्रेज़ जो है एक कोठी वापस देते हैं डचों को, सूरत वाली कोठी जो है वो डचों को वापस देते हैं, लेकिन बाद में डचों से वो कोठी भी अंग्रेज़ छीन लेते हैं। तो इस तरह से भारत से डचों का व्यापार जो है वो ख़त्म हो जाता है और डच वापस चले जाते हैं इंडोनेशिया व्यापार करने के लिए। भारत में डचों का कोई भी नामो निशान नहीं बचता है 1795 के बाद, एक्सेप्ट सूरत भी बाद में इनके हाथ से चला जाता है। तो इस तरह से हमने समझा कि भारत में डच कैसे आते हैं, क्या क्या व्यापार करते हैं और किस तरह से उनका पतन हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में लेके आते हैं हिस्ट्री का ही, मॉडर्न हिस्ट्री का, भारत में अंग्रेज़ों का आगमन। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें अच्छी वीडियो आपके लिए बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत।